दोस्तों आज जिस मूवी के बारे में बताने वाली हूँ वो मूवी है 16 साल की एक लड़की नू सिंह के बारे में, जिसने एक बाबा पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। वो बाबा जिसकी नेट वर्थ जो प्रॉपर्टी थी 5,000 करोड़ रुपए की थी। हिंदुस्तान के अंदर ये बाबा बहुत ज़्यादा मशहूर था। तो ये मूवी की शुरुआत में दिखाया है कि एक पुलिस स्टेशन में दिल्ली में आती है अपने माँ बाप के साथ और बाबा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाती है। यहाँ पर पुलिस भी बहुत आनन फानन में काम करती है और आधे घंटे के अंदर बाबा को पकड़ लिया जाता है। और बाबा के जो भक्त थे आश्रम में, क्योंकि उनके आश्रम पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे भगवान को क्यों पकड़ा। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जोधपुर का एक बहुत ही काबिल वकील, जिनका नाम है पीसी सोलंकी, जो अपने बेटे के साथ पूजा कर रहे होते हैं सुबह के टाइम और उन्हें अपने धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे होते हैं। उनका बच्चा उनसे पूछता है कुछ जो अब उनके धर्म से रिलेटेड बात होती है, वो उसे बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। यानी कि जो पीसी सोलंकी है वो बहुत धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे और अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे रहे थे। अब ये जो बाबा हमें दिखाए गए हैं, इनके ऊपर बहुत सारी धाराओं में केस लगाया जाता है और जब जज साहब इनसे पूछते हैं कि तुम पे जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सही हैं, क्या तुम गिल्टी हो, तो बाबा कहते हैं कि नहीं, नॉट गिल्टी। अब इसके बाद हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिखाया गया है, जो कि बच्ची के माँ बाप और उसके साथ बैठा होता है और कहता है कि आप फिक्र न करो, ये केस मैं बहुत अच्छी तरह से लड़ूंगा। लेकिन वो दरअसल इनको बेवकूफ़ बना रहा था और इधर बाबा से डील कर रहा था करोड़ों के अंदर, कि उसे करोड़ों की घूस दी जाए और वो बच्ची का केस इतना कमज़ोर कर देगा कि आगे जा कर के उसके केस में कोई दम नहीं रहेगा। ये बात उसका बाप सुन लेता है और ये सारी बातें वो पुलिस को बताते हैं जिन्होंने केस रजिस्टर किया था कि आप मेरी कुछ हेल्प कीजिए। यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं पीसी सोलंकी का नाम उन्हें सजेस्ट करते हैं, कहते हैं कि जोधपुर में पीसी सोलंकी से ज़्यादा समझदार और ईमानदार कोई भी वकील आपको नहीं मिलेगा, आप उनके पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर पीसी सोलंकी जो है वो पूरी तरीके से सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं ये केस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तैयार हैं, आपको डटे रहना होगा। तो ये कहते हैं कि हाँ, हम तैयार हैं। तो बाप बताना शुरू करता है कि एक दिन आश्रम में मेरी बेटी आश्रम में ही पढ़ती थी बाबा के, और उसके पेट में दर्द होता है, तो वहाँ की वार्डन कहती है इस पे भूत प्रेत का साया है, इसे बाबा से इमीडिएटली मिलवाना पड़ेगा। अब जब ये आश्रम में जाते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि बाबा जो है वो जोधपुर में है। फिर ये जोधपुर के लिए रवाना हो जाते हैं, वहां आके बाबा के आगे नतमस्तक होते हैं। बाबा कहता है कि बेटी पर भूत प्रेत का साया है और इसके लिए इसका दोष मुक्त करना पड़ेगा। रात के समय वो कुटिया के बाहर माँ बाप को बैठने के लिए कहते हैं और बेटी को अंदर बुला ले, जहाँ ये झोपड़ी सी बनी हुई थी। अब वहाँ ये बच्ची जाती है और वहाँ पर जाने के बाद बाबा कमरे की जो दरवाज़ा होता है उसकी कुंडी लगा लेता है और फिर बच्ची के साथ बदतमीज़ी और उल्टी सीधी हरकतें स्टार्ट कर देता है। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब बच्ची वहाँ से बाहर निकलती है कमरे से, तो बहुत ही ज़्यादा बदहवास होती है और अपने माँ बाप को उस टाइम वो कुछ भी नहीं बता पाती, लेकिन उसकी हालत देख करके माँ बाप समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसके बाद घर जाने के बाद जब बच्ची वो सारी बातें अपने माँ बाप को बताती है, तो माँ बाप देर न करते हुए उस बच्ची का साथ देते हैं और जाकर पुलिस स्टेशन में उस बाबा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाते हैं। यहाँ पर ये बच्ची का जो कैरेक्टर है वो सच में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, क्योंकि 16 साल की उम्र के अंदर इतने बड़े नामचीन बाबा को उसके कटघरे के पुलिस के कटघरे में खड़ा करना इतना आसान काम नहीं था। और इसके माँ बाप को भी दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने अपनी बच्ची के बातों के ऊपर यकीन किया और उसको चुप बैठने के कहने के बजाय उसे पुलिस स्टेशन ले गए और सारी रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पीसी सोलंकी यहाँ पर केस लड़ने के लिए अदालत में हाजिर होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने केस को रजिस्टर किया था। पुलिस वालों ने बहुत ही गंभीर धाराएं लगाई थी, जिसके अंदर पॉक्सो एक्ट भी शामिल था। पॉक्सो एक्ट होता है जिसमें कि छोटे बच्चे जो कि बालिग नहीं हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया था और ये एक्ट बना था निर्भया केस के बाद।
दिल्ली का चर्चित निर्भया केस, जिसमें कि एक लड़की के साथ बहुत बुरा अत्याचार हुआ था, उसके बाद ये पॉक्सो एक्ट हिंदुस्तान के अंदर एक नया शामिल किया गया था, जिसमें बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए कानून की नई धाराएं जोड़ी गई थी। इस पॉक्सो एक्ट की वजह से ही जो बच्ची का केस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस था। तो जो दूसरे साइड के, बाबा के साइड के वकील होते हैं, वो सबसे पहले इस एक्ट को हटाने के लिए एक झूठा सर्टिफिकेट बच्ची की उम्र के बारे में अदालत में पेश करते हैं और कहते हैं कि ये बच्ची नाबालिग नहीं है बल्कि बालिग है। अब यहाँ पीसी सोलंकी इसके पक्ष में बहुत सारे एविडेंस रखता है, जिसमें कि उसके स्कूल के सर्टिफिकेट भी शामिल होते हैं और जिसकी से पता चलता है कि जो बच्ची की उम्र है वो 16 साल है, यानी वो बालिग नहीं है। इस केस में बहुत बड़े बड़े वकील शामिल किए गए थे और बहुत बड़े पैमाने पर इस केस का चर्चा हुआ था हमारे देश में। और जब ये बड़े वकील आकर के जिरह कर रहे थे तो पीसी सोलंकी ने भी इन्हें बहुत तगड़ा जवाब दिया और अदालत के अंदर इन लोगों का कोई भी पैंतरा चलने नहीं दिया और ये साबित किया कि बच्ची जो है वो नाबालिग है और पॉक्सो एक्ट रखा जाए और बाबा को किसी भी हाल में बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने बहुत ही गंदा और घिनौना काम किया है। पॉक्सो एक्ट में अगर आपने बच्चे के साथ रेप नहीं भी किया लेकिन उसे गलत तरीके से छुआ भी है तो भी आपके ऊपर रेप की धाराएं लगाई जाएंगी और इसमें आपको बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बाबा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वाला आदमी था और अगर उसे बेल मिल जाती इस केस में तो वो किसी भी बहाने को बना करके विदेश भाग जाता और फिर कभी भी इंडिया लौटकर नहीं आता और इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर उसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके आदमी 20 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के वकील साहब के घर आते हैं, जिसे वकील साहब भगा देते हैं डांट कर। पुलिस कहते हैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। अब यहाँ फिर से ट्रायल शुरू होता है और काफ़ी सारे जो गवाह होते हैं वो सामने आते हैं। कुछ गवाहों को मार डाला जाता है। सबसे पहले गवाह के ऊपर एसिड अटैक किया जाता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद कुछ गवाहों को गोली मारी जाती है। इस तरह इस केस को बहुत लंबा खींच दिया जाता है, लेकिन वकील साहब के ऊपर भी हमला किया जाता है, मगर ये वकील साहब जो हैं पीसी वो बहुत ही बहादुरी के साथ इन सब चीज़ों का जो है वो सामना करते हैं। अब ये बाबा का जो लड़का है ये भी एक गुंडा ही टाइप था और इसने भी बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए थे और इस केस के चलते इसके ऊपर भी लोगों ने आरोप लगाए और जिन लोगों ने आरोप लगाए वो आरोप साबित भी हुए और इसके बेटे को भी सज़ा हुई। अब यहाँ जब ये केस चल रहा होता है तो जो बचाव पक्ष के वकील होते हैं बाबा की साइड वाले, वो सभी गवाहों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिनमें से कुछ टूट भी जाते हैं, कुछ गवाहियाँ पलटते हैं। लेकिन यहाँ पीसी जो वकील है हमारे, वो बहुत अच्छी तरीके से इस केस को लड़ते हैं। एक गवाह को तो बिल्कुल गवाही के तुरंत बाद ही कोर्ट रूम से जैसे ही वो निकलता है उसके पीछे पीसी भी होते हैं, छुरा घोंप कर मार डाला जाता है, जिसे देख करके पीसी भी बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, क्योंकि किसी की हत्या अपने सामने देखना बहुत ही एक अजीब वो होता है और उसमें इंसान डर ही जाता है। लेकिन फिर भी ये केस को नहीं छोड़ते, पुलिस के साथ मिलकर मुस्तैदी से इस केस को लड़ते हैं। सेशंस कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया, लेकिन पीसी ने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी। बीच में जो लड़की है वो उसकी हिम्मत एक बार डगमगाती है। वो कहती है कि मैं शायद एक खिलौना बनकर रह गई हूँ, जिसे देखो वो मेरे ऊपर हंस रहा है, कोई उंगली उठा रहा है, कोई मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो यहाँ पीसी उसे बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, समझाते हैं कि बेटा तुमने जिस बाबा के ऊपर उंगली उठाई है वो पूरे देश के अंदर भगवान की तरीके से पूजा जाता है और लोगों की आस्था के ऊपर चोट हुई है।
तो कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, ज़रूर होंगे खड़े, लेकिन तुम्हें मजबूती के साथ खड़े रहना है अपने लिए, अपनी सच्चाई के लिए, और जो तुम्हारे साथ गलत हुआ इंसाफ के लिए। तो तुम्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना है। और होता भी यही है कि अदालत के अंदर इस बच्ची से उल्टे सीधे सवाल किए जाते हैं, लेकिन ये बच्ची डट कर उन सवालों का सामना करती है। वकील बहुत ही गंदे सवाल इससे करते हैं, लेकिन वो बच्ची डरती नहीं है और हर सवाल का सच्चाई के साथ सामना करती है। यहाँ पीसी जो बचाव पक्ष के वकील हैं, हर बार उनको धूल चटा देते हैं अदालत के अंदर, क्योंकि उनका केस स्ट्रॉन्ग था, वो सच्चाई की राह पे थे। और उन्हें सबसे बड़ी बात, पॉक्सो एक्ट की उन्हें बहुत ही अच्छी नॉलेज थी, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े वकीलों का सामना यहाँ करते हैं और कहीं पर भी इस केस को अपनी तरफ से ढीला नहीं पड़ने देते। अब यहाँ जब इतने सारे गवाहों के ऊपर हमले हो चुके थे और बहुत सारे गवाहों को मारा जा चुका था, तो पीसी अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम ये केस छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर भी हमला हो जाए। अब बाबा के वकील जो है वो एक नया पैंतरा खेलते हैं कि बाबा को एक नई किस्म की कोई बीमारी का नाम है, बड़ा अजीब सा, वो हो गई है, जिसके लिए उन्हें विदेश जाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पीसी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर पढ़ लिख करके विदेश भी जाते हैं। तो मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ, बाबा को जो भी बीमारी हुई है एम्स में उनका इलाज कराया जाए। और अदालत इस बात की लिए इजाज़त देती है। एम्स में बाबा की पूरी जांच होती है, जिसमें कि बाबा को कोई भी बीमारी साबित नहीं हो पाती और उन्हें बेल जो उन्होंने अप्लाई की थी वो रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पर पीसी का जो छोटा बच्चा है वो अचानक किसी दोस्त के साथ चला जाता है, जिसकी वजह से पीसी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे बेटे को किडनैप कर लिया गया, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को पिटाई भी करते हैं और बाद में अफसोस भी करते हैं। अब यहाँ केस के 5 साल हो गए हैं चलते हुए और अब जो मेन सुनवाई है जो अदालत की, उसका वक्त आ चुका है और सारी सुनवाइयाँ भी पूरी हो चुकी हैं। अब अदालत में इंसाफ होगा या नहीं, ये देखना बाकी रह गया है। तो आखिरी जो कोर्ट के अंदर सबमिशन करना होता है जिरह को, तो वो की जाती है। यहाँ पर जो बाबा के वकील है वो कहते हैं कि अगर बाबा को जेल हो गई तो बाबा इतने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, इतने अस्पताल चलते हैं, इतने लोगों की मदद करते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए बाबा को छोड़ देना चाहिए और बाबा के ऊपर कोई भी ऐसा चार्ज लगा के उन्हें बंद नहीं करना चाहिए, वरना हज़ारों लोग भूखे मर जाएंगे। यहाँ पर पीसी जो है वो कहते हैं कि बाबा को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए और वो कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर के इस बाबा ने बहुत ही गलत काम किया है और इस बाबा को यहाँ से बिल्कुल भी अदालत से छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो वकील पीसी हैं वो कानून की बहुत अच्छी समझ रखते थे, एक ईमानदार वकील थे, ये बिके नहीं किसी भी तरीके से। इनके डराने पर, बाबा के गुंडों के डराने पर ये टूटे नहीं और इन्होंने भरपूर साथ दिया। अदालत के अंदर इनकी जो जिरह दिखाई गई वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से थी। ये कहते हैं कि बाबा ने धर्म के नाम पर लूट मचाई, लोगों को गुमराह किया और धर्म को भी बदनाम किया। ये बाबा धार्मिक नहीं है, ये अधर्मी बाबा है। और इस बच्ची की बहुत सराहना की, हिम्मत की दाद दी कि इस बच्ची ने जो है वो और भी बच्चियों के अंदर होप जगाई है इंसाफ मिलने की, और वो ये चाहती है कि उसे इंसाफ मिले इस अदालत से। और वो पूरी दुनिया की लड़कियां जिन्हें बाबा ने प्रताड़ित किया है, वो भी आंख गड़ाए हुए इस केस को देख रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस केस में आप इंसाफ करेंगे। अब वो आखिर में कहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वकील साहब, वो बार बार धर्म की बात को लेके आते हैं, तो मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो धार्मिक है। वो कहते हैं कि मरने के बाद रावण बहुत तपस्या कर रहा था कि उसे शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था कि किसी तरीके से माफ़ी मिल जाए, और उसको जो है शिव जी माफ़ नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पार्वती उनसे पूछती हैं कि हे प्रभु, शिव जी जो है आपके जो रावण हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने कोई इतना बड़ा पाप तो किया नहीं था कि आप उसे माफ़ ना कर सकें, आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि उसने महापाप किया है,
उसे माफ़ी नहीं मिल सकती। पाप भी 3 तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मली जो लोग करते हैं जिसकी माफ़ी मिल जाती है, और दूसरा होता है अति पाप, जैसे कि हत्या, अपहरण, उसकी भी माफ़ी कई बार मिल ही जाती है। लेकिन एक होता है महापाप, जिसकी माफ़ी कभी नहीं दी जा सकती। तो पार्वती पूछती हैं महापाप की श्रेणी में क्यों आता है? उन्होंने तो सीता का केवल अपहरण किया था, कुछ गलत नहीं किया था उनके साथ। तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि उसने जो अपहरण किया वो अपने रूप में नहीं किया, रावण बनकर नहीं किया, बल्कि साधु बनकर किया। और ये इस चीज़ का प्रभाव सदियों तक मानवता पर पड़ता रहेगा कि एक साधु ने सीता का अपहरण किया। इसलिए उसका पाप जो है वो महापाप की श्रेणी में आता है, जिसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। और ये जो बाबा है, ये रावण है, इसको महापाप की श्रेणी में रखना चाहिए और इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं इसके लिए फांसी की सज़ा की मांग करता हूँ, क्योंकि इसने साधु के वेश में एक बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, और ना जाने कितनी बच्चियों के साथ बुरा व्यवहार किया होगा। अब दोनों पक्षों की आखिरी अपील सुनने के बाद जो जज साहब हैं वो ये फैसला देते हैं कि बाबा को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, जिस पर बाबा पपक पपक कर रोने पड़ता है। और ये केस जो है उसके बाद यहीं पर हमें ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर मूवी का दी एंड हमें दिखाया जाता है कि पीसी को उनके घर में जब वो पहुँचते हैं तो बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। लोग रंग डालकर और फूल माला बरसा करके स्वागत करते हैं, और वो बच्ची रोने लगती है, क्योंकि जिस इंसाफ की उम्मीद ही नहीं थी उसे वो इंसाफ मिला था। उसने आवाज़ उठाई थी गलत के लिए और उसकी आवाज़ सुनी गई और उसे इंसाफ मिला। यहाँ पर मूवी का दी एंड कर दिया गया। अब ये मूवी जो है वो बेस्ड थी सच्चे उसके ऊपर इंसिडेंट पर, जो कि आशाराम बापू के ऊपर केस चला था, और वो आज भी जेल में। इस केस के बाद इसके बेटे के ऊपर भी केस चला और वो भी जेल में है। दोनों बाप बेटे जेल में चक्की पीस रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बाबा को, उसके बेटे को मानते हैं कि गलत तरीके से फंसाया गया, और बाबा बिल्कुल ठीक आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, भगवान हैं। लेकिन अदालत ने इसको दोषी करार दिया और एक बच्ची की आवाज़ को सुना, और पूरे सबूतों के साथ पुलिस ने केस बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट के आगे पेश किया। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। ये मूवी ZEE5 पे अवेलेबल है, आप अगर देखना चाहें तो देखिए। ये बहुत अच्छी मूवी है मनोज बाजपेयी की। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।